आप खुद से बोलोगे कि सर केमिस्ट्री से इजी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले चैप्टर में हम सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है। सबसे इजी चैप्टर। अब आप सोचोगे सबसे इजी चैप्टर ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं? चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं आपको पूछूंगा बेटा कि चैप्टर इजी था कि हार्ड था। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है मालूम है? मुझे सॉल्यूशन का डेफिनेशन आना चाहिए। अगर किसी इंसान को सॉल्यूशन का डेफिनेशन आ गया ना, तो उसी से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? मैं डेफिनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन की जगह पे यहां पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे चीजों को आप लॉन्ग टर्म याद रखोगे ना, वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो आपने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि NaCl प्लस H2O, तो सबको पता है बेटा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहां से मेरा डेफिनेशन खत्म हो जाता है। तो अब आप सोचोगे सर डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? तो मैं यहां से डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो। टू और मोर देन टू कंपोनेंट। फिर से एक बार बेटा क्या बोला मैंने? टू और मोर देन टू कंपोनेंट कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सर otherwise homogeneous mixture, it is non solution। दो से ज्यादा कंपाउंड को आप मिक्स करते हो ना, तो यूनिफॉर्म मिक्सर मिलता है, होमोजीनियस मिक्सर मिलता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है वो तो आप सबको पता है बेटा, बराबर। तो डेफिनेशन हमारा फर्स्ट नंबर वाला क्लियर हो गया। टू और मोर देन टू कंपोनेंट कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म uniform mixture otherwise homogeneous mixture, it is known as a solution। less proportion component present in the solution, it is non-solute। more proportion component present in the solution, it is non-solvent। तो पूरे चैप्टर में ये दो ही वर्ड घूमते रहते हैं। आप करते क्या हो मालूम हो? हर चीज का रट्टा मारने जाते हो। मैं आपको पूरा वीडियो खत्म करूंगा ना, तब तक कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जिसमें आपको रट्टा मारना पड़े। छोटी छोटी चीजें याद रखो, उसके एग्जाम्पल याद रखो। अगर वो चीज आप अच्छे से याद रखते हो तो थियरी ऐसे ही अटेंड कर पाओगे। अगर वो थियरी में से कोई छोटा सा लाइन MCQ में आता है तो वो भी आप इजीली अटेंड कर पाओगे। तो फिर से एक बार बोलो, सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या हुआ? लेस प्रोपोर्शन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट इज नॉन सॉल्वेंट। मोर प्रोपोर्शन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट इज नॉन एज सॉल्वेंट। तो ये तीन चीजों से हमारा चैप्टर शुरू होता है और ये तीन चीजों से ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन से वाला थियरी मुझे पढ़ना है? तो पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। चलो, जब आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो वो एग्जाम में ये जो टेबल है वो टेबल से MCQ आपको पूछे जाते हैं। तो अभी आपने बोला बेटा कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सर अदरवाइज होमोजीनियस मिक्सर। मतलब जब आप दो कंपोनेंट को कंबाइन करते हो ना, तो जो वो मिक्सर फॉर्म होता है ना, वो होमोजीनियस होना चाहिए या तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ उसका टाइप। सबको पता है बेटा तीन टाइप होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। चलो, तो ये मेरे मिक्सर के तीन टाइप हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी आपने बोला बेटा, क्या बोला? सबसे पहले आपके पास होता है सॉल्यूट, फिर होता है सॉल्वेंट, फिर आएगा उसका
एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट को ले लिया सॉलिड। अगर मुझे सॉलिड प्रिपेयर करना है तो सॉलिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर मुझे लिक्विड प्रिपेयर करना है तो लिक्विड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। अगर मुझे गैस प्रिपेयर करना है तो गैस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो फॉर्म मुझे चाहिए वो गैसियस फॉर्म चाहिए। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया। चलो सॉलिड सॉलिड, तो यही से मेरा ख़त्म हो जाता है एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिसको आप बोलते हो ब्रास। किसी भी दो मेटल को मिक्स करते हो तो दो मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो लास्ट वाला भी सॉलिड आता है। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल क्या आ गया बेटा, एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। अगर मैंने यहाँ पे लिक्विड लिखा है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिंक मर्क्यूरी एमालगम। चलो जिंक मर्क्यूरी एमालगम, ये भी इजी हो गया। मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जिंक मर्क्यूरी एमालगम हो गया। चलो यहाँ मैंने लिखा गैस, तो एब्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन पेरिलियम प्लेट, तो ये हमारा हो गया गैस सॉलिड वाले का एग्जाम्पल। अब ये तीन और ये तीन में तो मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। पूछो क्यों? यहाँ मैंने लिखा है लिक्विड, तो लिक्विड का मतलब आपका वाटर होगा होगा और होगा। लिक्विड में वाटर तो होता ही है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉलिड, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सॉलिड लिक्विड में अगर मैंने यहाँ पे लिखा ग्लूकोज, या तो लिखूंगा NaCl या तो लिखूंगा सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर। सेकंड नंबर में लिक्विड लिक्विड लिखते हैं तो यहाँ पे लिखोगे अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। थर्ड नंबर में मैं लिखता हूँ गैस लिक्विड, तो आपको पता है बेटा सोडा वाटर CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे तो वाटर 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 आ गया, NaCl इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर। लिक्विड लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर, गैस वाले में आ गया CO2 गैस इन वाटर, डाइऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है वाटर में। अब आगे गैस गैस में, तो यहाँ पे मैं गैस बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन एयर। तो ये तो मेरा सब में कॉमन ही आता है। क्यों? क्योंकि मैंने वापस पीछे एयर लिखा है, तो एयर का मतलब एयर तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉलिड गैस, तो सॉलिड में आएगा कैम्फर इन नाइट्रोजन एयर। लिक्विड गैस में आता है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, और गैस गैस में आता है डाइऑक्सीजन इन नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। कैसा होता है? ज़्यादा। तो मुझे ये बर्ड इफेक्ट पकड़ना है। जैसे कि सॉलिड सॉलिड में एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, मर्क्यूरी एमालगम, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम प्लेट, NaCl इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। गैस वाले में CO2 इन वाटर, कैम्फर इन नाइट्रोजन एयर, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन एयर, और डाइऑक्सीजन और डाइनाइट्रोजन का मिक्सर, तो वो मेरा हो जाता है गैस गैस। पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मैंने डेफिनेशन में क्या बोला है मालूम है? 2 or more than 2 component combine with each other to form uniform mixer, otherwise homogeneous mixer। मतलब ये तो ऐसा हो गया ना बेटा कि किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में आप इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पास में कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया कि ये NaCl है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिसॉल्व इन वाटर। अगर मैंने इसकी जगह पे लिख दिया एसिटिक एसिड,
तो एसिटिक एसिड की जगह पे चलो यहाँ पे हम बेंजीन लिखते हैं। तो बेंजीन के साथ में मैं वाटर नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के पास में कैरेक्टर होना चाहिए, वैसे आप होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मस्ट बी कंडीशन क्या है पता है आपको? इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो दोनों एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट होने चाहिए, तभी जाके आपका होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म होता है, तभी जाके आपका होमोजीनियस मिक्सर एक जैसा दिखेगा। कब? जब वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तब। तो यहाँ पे मुझे 4 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर में कैरेक्टर क्या होना चाहिए? अगर आपका सॉल्यूट पोलर है तो उसके लिए सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर है तो ये भी सामने नॉन पोलर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई आयोनिक सब्सटेंस है तो मोस्ट ऑफ आयोनिक सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अल्कोहल का जो एच होता है वो वाटर के साथ में इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। आपको पता ही है, इंट्रा मतलब खुद का पकड़ना और इंटर मतलब बाजू वाले के साथ में बॉन्ड क्रिएट करना। तो आयोनिक सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। फिर उसी में मैं आगे लिखता हूं, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में OH ग्रुप प्रेजेंट है, अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो तो ऑलवेज वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ते हैं उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो कौन से कैरेक्टर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पास में होगा तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा? फर्स्ट नंबर में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मोस्ट ऑफ आयोनिक सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, if in organic compound OH group present dissolve in water, number of OH group increase, solubility also increase। फिर हम आगे जाते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा है बेटा? सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट है। चलो इसके लिए मुझे ध्यान क्या रखना पड़ेगा? तो ये मुझे यूज हो सकता है MCQ में। सबको पता है बेटा कि जितना इम्पोर्टेंट आप थियरी को दे रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपकी एग्जाम में MCQ आते हैं। अगर आप बोर्ड देते हो तो 50 मार्क के MCQ आते हैं, जब कुछ कैट देने जाओगे तो उसमें भी 40 मार्क के MCQ आएंगे। कौन सी जगह आपको MCQ में यूज़ होती है ना, ये भी मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज़ पर्टिकुलर मुझे MCQ में यूज़ होगी, मतलब मुझे MCQ के लिए ये चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा है सॉलिड सॉल्यूट, दूसरा लिखा है लिक्विड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो मुझे ये दोनों का नेचर देखना पड़ेगा। जैसा मैंने आगे आपको बताया कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए। सेकंड नंबर में मुझे क्या देखना पड़ेगा मालूम है? टेम्परेचर। अब अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल में ले लिया शुगर, यहाँ ले लिया वाटर। तो सबको पता है बेटा जब हम चाय बनाते हैं ना तो जैसे शुगर को डालते हैं उसको हिलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीज विथ टेम्परेचर। मतलब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बराबर है।
सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चलो ये भी आपको पता है, इजी क्वेश्चन हो गया। टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज के साथ में इंक्रीज, डिक्रीज के साथ में डिक्रीज हो जाती है। बट अगर मैं यहाँ प्रेशर की बात करूँ ना, तो सबको पता है बेटा कि सॉलिड और लिक्विड ऐसे सब्सटेंस है जिस पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है ना, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो ना, तो उसके वॉल्यूम में 4% जितना डिक्रीज होता है। तो उसका मतलब तो वो हुआ कि सॉलिड और लिक्विड नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है। फिर उसके आगे हम जाते हैं, ये थियरी अगर आपको आ गई ना, तो इसके बाद वाला हेनरी का लॉ आप लिख पाओगे, वो भी बिना रट्टा मारे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। चलो अब इसके बारे में आप क्या बोलते हो, तो ये तो आपको एक ही मिनट में आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ CO2 गैस, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ वाटर। तो सबको पता है बेटा, ये जब हम लिखते हैं ना तो बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब क्या हुआ, वो कोल्ड होता है ना तो सॉल्युबल ज़्यादा होता है, हॉट होता है तो सॉल्युबल कम हो जाता है। तो उसका मतलब तो वो हुआ ना कि जब यहाँ मैं टेम्परेचर लिखूँगा ना, तो टेम्परेचर में क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। फिर से एक बार, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर लिखा, तो ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको लाइट सोडा पीनी है तो वो इजीली प्रेस करेगा। बट आप बोलो कि मुझे स्ट्रॉन्ग सोडा पीनी है, तो वो ज़्यादा गैस पास करता है। तो उसका मतलब वो हो गया कि जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। CO2 गैस का एग्जांपल ले लो, सॉल्युबल इन वाटर। अब ये अगर मुझे आ गया ना, तो हेनरी का लॉ इसी से लिखा है बेटा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ में रिवर्सल हो जाता है, प्रेशर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो सबसे पहले वाला ये चैप्टर का थियरी, अगर आप ये ध्यान से सुनते हो और अगर गलती से ये थियरी बोर्ड एग्जाम में आ गई ना, सर बोर्ड एग्जाम में आ गई, तो आप ऐसे ही लिख दोगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेनरीज लॉ। चलो आपको आना चाहिए। अभी आपने बोला कि टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, तो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज करने से इंक्रीज हो जाता है। तो उसका मतलब वो हुआ कि जब तक हम अपना काम कर रहे हैं ना, टेम्परेचर में इफेक्ट आना चाहिए नहीं। अगर गलती से टेम्परेचर में इफेक्ट आ गया ना, तो सीधा सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बोला भाई तेरे को हिलना नहीं है, बराबर। क्या बोला मैंने, तेरे को हिलना नहीं है। अब यहाँ से देखो मैं दो ही चीज़ें लिखता हूँ, इसी से मैं पूरा थियरी खत्म कर दूंगा। इसी से रट्टा नहीं मारना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। रट्टा मारी हुई चीज़ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मंथ दिमाग में रख सकते हो, 1 मंथ के बाद में वो ज़ीरो ही हो जाएगी। बट अंडरस्टैंडिंग वाला लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में ऐसे का ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट। चलो हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है पूरा थियरी में आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर
solubility at constant temperature, solubility of gaseous solute in liquid solvent is depends on the pressure of a gas. ये किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर ऑफ अ गैस। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gaseous solute in liquid solvent is depends on the pressure of a gaseous solute। तो गैसियस सॉल्यूट पे वो डिपेंड करता है। मैंने आगे आपको बोला कि इंक्रीज के साथ में इंक्रीज होता है, डिक्रीज के साथ में डिक्रीज होता है। तो मैं दूसरा सेंटेंस क्या लिखता हूँ? solubility of a gaseous solute in liquid solvent is directly proportional to the pressure of a gaseous solute। जैसे इंक्रीज करोगे वो इंक्रीज होगा, जैसे डिक्रीज करोगे वो डिक्रीज होगा। एट द सेम टाइम डाल्टन सजेस्टेड दैट, डाल्टन ने क्या सजेशन दिया कि प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ले लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट वो मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करो। तो हमारा रूल्स क्या हो गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट। तो 3 सेंटेंस आ गए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gaseous solute in liquid solvent is depends on the pressure of a gaseous solute। Solubility of gaseous solute in liquid solvent is directly proportional to the pressure of a gas। At the same time, Dalton suggested that solubility of a gaseous solute partial pressure मोल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैसियस सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब इसको रिलीज करोगे P इक्वल टू KH इंटू काई। चलो ये हमारा P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, हेनरी कांस्टेंट आ गया। कंपेयर टू लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ y axis versus x axis, it means partial pressure versus mole fraction। इंटरसेप्ट 0 है, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि ग्राफ यहां से आगे बढ़ना चाहिए। जब मोल फ्रैक्शन लिखते हो ना तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? तो आपको पता है बेटा 1 होता है। तो यहाँ मैं 0.02, 0.04, 0. ऐसा कुछ समथिंग ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लेना है पार्शियल प्रेशर है, तो ये 500, 1000, 1500 कुछ भी आप ले सकते हो। तो ड्रो द ग्राफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे मेरा इंटरसेप्ट आएगा 0 और स्लोप आएगा हेनरी कांस्टेंट जितना। इंटरसेप्ट आएगा 0 और स्लोप कितना आएगा? हेनरी कांस्टेंट। एट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट आर डिफरेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज होता जाएगा तो कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, आपने लिखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट ऑल्सो चेंज हो जाएगा। ये जो है इसमें ये 2 लाइन मुझे एमसीक्यू में आनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो KH इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो KH डिक्रीज हो जाता है, तो उसके साथ में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा हेनरी इसी से ख़त्म हो गया। बेटा ऐसा नहीं होता है कि पूरा रट्टा मारना होता है। फर्स्ट 2-3 सेंटेंस आप ध्यान से समझ लो ना तो पूरा थियरी आप ऐसे ही लिख दो। अब मुझे इसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ या तो यूज़ कहाँ पे होता है? तो पता है बेटा आपको, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज इन कोल्ड ड्रिंक्स। लाइक अगर कोई सोडा प्रिपेयर करते हो,
आप बियर बनाते हो, शैम्पेन बनाते हो, सभी में CO2 गैस होता है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हेनरीज लॉ रूल्स होता है। फिर दूसरे नंबर में अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो आप ऑक्सीजन के सिलेंडर को यूज़ करते हो, वहाँ भी हेनरीज लॉ आता है, बराबर। फिर स्कूबा ड्राइवर होते हैं, माउंटेनर होते हैं, वहाँ पे एयर क्या होती है, एयर ठीक हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ हम ऑक्सीजन के सिलेंडर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हेनरी का रूल्स आता है। जो सिलेंडर होता है ना, उसमें डाइऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होता है 32.1, नाइट्रोजन का होता है 56.2 और हीलियम का प्रोपोर्शन 11.7% होता है। तो हेनरीज लॉ क्लियर हो गया, क्लियर हुआ हेनरीज लॉ। लिखो फटाफट, एग्जाम में आएगा तो आपको हेनरीज लॉ आना चाहिए, फटाफट लिखो बेटा, हेनरीज लॉ क्लियर। चलो अब उसके आगे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। चलो ये तो आपको आना ही चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले मुझे वो बताओ कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन आ जाए ना, तो जितनी भी डेफिनेशन दी है ना, आप ऐसे चुटकी में बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve, fixed amount of solute dissolved in 1 liter of solution, otherwise 1 kg of solvent। चलो 1 kg of solvent, इसी से मुझे सब डेफिनेशन आ जाते हैं। तो अब आप सोचोगे सर इससे डेफिनेशन कैसे आ जाएगा। देखो अभी हम सब डेफिनेशन और उसके फॉर्मूला एंजॉय करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिखा मोलारिटी। तो मोलारिटी में मुझे क्या लिखना है मालूम है, ग्राम मोलेक्यूल ऑफ सॉल्यूट, ग्राम मोलेक्यूल ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ मैंने लिखा है फिक्स मास। अगर मैंने ग्राम मोलेक्यूल जितना मास लिया ना, तो ये मेरा कौन सा डेफिनेशन हो गया, मोलारिटी। सेकंड नंबर में हम बोल रहे हैं नॉर्मालिटी। चलो नॉर्मालिटी भी आपको ऐसे ही आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड नंबर में मैंने लिखा फॉर्मालिटी। तो फॉर्मालिटी में क्या होता है, तो ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। तो तीन चीजें मेरी 3 मिनट में खत्म हो गई। एक ग्राम मोलेक्यूल मास डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 मोलर सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter, तो ये मेरा हो गया नॉर्मालिटी। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मेरा हो गया फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी में मुझे पोटेस एलम का फॉर्मूला आना चाहिए। पोटेस एलम मतलब K2SO4 Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O, ये इसका मोलेक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इसमें से 2 कॉमन निकल जाते हैं। ये मुझे MCQ में यूज हो सकता है कि मोलेक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम K2SO4 24H2O। बट जब एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढते हैं ना, तो जितने कॉमन निकलते हैं उतने हमें कॉमन निकाल देते हैं। तो उसमें से मैंने कितने कॉमन निकाल, तो KAlSO4 ट्वाइस वाटर के 12 मोलेक्यूल। तो 3 डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद में 4 नंबर में हम देखते हैं
मोलालिटी। चलो ये मुझे कौन बताएगा? तो ये डेफिनेशन में है ना, लीटर के साथ में केजी भी लिखा है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। चलो 1 केजी सॉल्वेंट में हम इसको डालते हैं ना, तो ये हमारा हो जाता है मोलालिटी। तो मोलारिटी में आता है ग्राम मोलेक्यूल इन 1 लीटर, नॉर्मालिटी में आता है ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर, फॉर्मालिटी में आता है ग्राम फॉर्मूला मास इन 1 लीटर, और मोलालिटी में क्या आ जाता है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ अ सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला जब आप बनाओगे तो मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा 1000, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। बाकी तीनों फॉर्मूला में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके आगे 5 नंबर में था पार्ट्स पर मिलियन, तो मिलीग्राम ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये भी इजी हो गया। तो 4 तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में W/W भी हो सकता है, V/V भी हो सकता है, इंटू 10⁶ करोगे तो अपने आप ये आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद वाला यूनिट जो आपको ही पता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। चलो आपको वो पता है मोल फ्रैक्शन हम यूज कब कर रहे हैं? जब 2 or more than 2 substance dissolve in the solution, the concentration of each substance calculate in mole fraction unit। जब हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं ना बेटा, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, तो ये तो सीधा हो गया। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारा एक ही था ना, वो तो उसने डिफरेंट पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला भी इजी हो गया, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। फिर 7 नंबर में आता है परसेंटेज V/V। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर W आता है तो यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मैंने इसकी जगह पे W/V लिखा तो ये मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों का डेफिनेशन सेम ही है। वॉल्यूम को वॉल्यूम में डिसॉल्व करोगे तो परसेंटेज V/V, मास को मास में डिसॉल्व करोगे तो परसेंटेज W/W। अगर मैंने मास को वॉल्यूम में डिसॉल्व किया तो परसेंटेज W/V हो गया। जब इसका फॉर्मूला लिखोगे 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे यूनिट हो गए। तो सभी यूनिट में मैंने क्या किया है पता है बेटा? मैंने इसका यूज़ किया है, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसके आगे कौन सी थियरी में क्लियर करूँ तो मेरा पूरा क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी को ये आ जाता है ना, तो इसके बाद में जितना भी थियरी है ना, इसी चैप्टर से हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे MCQ के लिए करना ही है, क्योंकि इसमें से MCQ आते हैं। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओगे,
गुजकैट का एग्ज़ाम देने जाओगे, नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे, JEE का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो सभी एग्ज़ाम में ये आपको यूज़ होगा। तो इसको मैं कितना इजीली समझा देता हूँ, आपको वो देखना कि यहाँ मेरे पास सिर्फ प्योर वाटर है। अगर मैं इसको बॉयल करता हूँ तो उसमें मुझे वेपर ज़्यादा मिलेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होगा। बट अगर मैंने इसके अंदर NaCl को ऐड कर दिया, यहाँ जब NaCl को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ मैंने सॉल्यूट को ऐड किया ना, ये जो मेरा है ना, ये वॉलेटाइल है। यहाँ मैंने वॉलेटाइल के साथ में किसको ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल को ऐड कर दिया। तो यहाँ मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मुझे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में NaCl हेल्प करेगा तो इजीली कूल हो जाएगा। तो यहाँ मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। Some properties of solvent change, like vapor pressure of solution decrease, boiling point of solution increase, freezing point of solution decrease, and osmotic pressure also change. Whole property of change in solution is depends on the particles of solute. जो हमने सॉल्यूट को ऐड किया ना, उसकी वजह से ये चेंज हुआ। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो उसका मतलब वो हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो एकदम इजी हो गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ मुझे अंडरस्टैंड करना है कि जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। जब सरफेस पे आ जाएगा तो वो वेपर को इजीली रिमूव नहीं होने देगा। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब इसी से मैं आगे थियरी लिखता हूँ। तो इसमें एक अच्छे वाली थियरी, ये मुझे थियरी के फॉर्म में आनी चाहिए, राउल्स लॉ। चलो राउल्स लॉ के बारे में, तो यहाँ मैं 2 ही सेंटेंस से पूरा थियरी कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राउल्स लॉ मुझे किसके लिए लिखना है मालूम है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और उसके नेबर में मैं लिखता हूँ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। चलो इसके लिए मुझे राउल्स लॉ लिखना है, और मुझे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला प्रूव करना है। ये थियरी मुझे आनी ही चाहिए। तो अब मैं पूरा थियरी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे थियरी खत्म हो जाएगा आपको आ ही जाएगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। तो जब आप ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म करोगे ना, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना, वो तो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने खुद से लिखा है सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो उसमें से कहाँ से वेपर मिलेगा? तो फर्स्ट नंबर वाला सेंटेंस क्या बोला बेटा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मैंने P1 लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने Chi1 ले लिया, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1।
हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो P01 का A1 इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो P1/P01 का A1। अब आपको पता है कि मुझे तो सॉल्यूट के लिए ढूंढना है, ये तो मैंने सॉल्वेंट का लिखा है, तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन 1 एटमॉस्फेयर, अदरवाइज 1 बार होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन भी 1 ही होता है, तो इसको मैं अगर 1 में से माइनस कर देता हूँ तो 1 माइनस P1/P01, 1 माइनस का A1, P01 माइनस P1, P01, तो ये हो गया काइटो। बट मुझे पता है बेटा, काइटो का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, खुद का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो ये हो गया। तो अब अगर इसको मुझे पढ़ना है तो मैं इसको कैसे पढ़ पाऊंगा, रिलेटिविंग लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने जो सॉल्यूट डाला ना उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो यहाँ मैंने आगे क्या लिखा, रिलेटिविंग लोअरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट आपको पता है कि 1 लेना है मुझे सॉल्वेंट के लिए, ये चैप्टर का कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, 1 लेना है सॉल्वेंट के लिए, 2 लेना है सॉल्यूट के लिए। जो ज़्यादा होता है ना उसको आप 1 लिख देना, जो कम होता है उसको आप 2 लिख दो, तो अपने आप एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ट्राई करना, ऐसे ही आपको आ जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला तो बेटा प्रिपेयर करते हो, तो फिर आप एग्जाम्पल कैसे नहीं कर सकते। अगर फॉर्मूला आ जाता है तो एग्जाम्पल आ ही जाना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, अच्छे वाली थियरी बोर्ड एग्जाम में यूज़ हो सकती है, आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, vapor pressure of solution is depends on the vapor pressure of solvent because solute non-volatile. Vapor pressure of solvent P1, mole fraction of solvent Chi1 according to Raoult's vapor pressure is directly proportional to its mole fraction। रिलीज किया, राउल्ट का कांस्टेंट लिख दिया, फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों को 1 में से माइनस कर दिया, ये हो गया P01 माइनस P01, P01 काई2, काई2 का मतलब होता है मोल बाय डिवाइड टोटल मोल, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बट मुझे पता है बेटा कि जो सॉल्वेंट होता है ना वो सॉल्यूट से बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं उसको अगर रिलीज कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2/N1। N2 का मतलब होता है मोल, मोल का मतलब क्या होता है, मास बाय मोलार मास, मास बाय मोलार मास। जो मैंने 1 लिखा है ना वो सॉल्वेंट के लिए है, जो मैंने 2 लिखा है वो सॉल्यूट के लिए है। आप एग्जाम्पल कर दोगे, ज़्यादा वाला 1, कम वाला 2, ख़त्म हो गया। किसी ने बोला 5 ग्राम को 100 ग्राम में डिसॉल्व किया तो 5 वाला सॉल्यूट हो गया, 100 वाला सॉल्वेंट हो गया। फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, P01 का मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर, P1 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो राउल्ट क्लियर बेटा। अब दूसरे वाला जो राउल्ट लॉ है वो भी मुझे थियरी में यूज़ हो सकता है, इसको भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है कि वॉलेटाइल टू लिक्विड के लिए मुझे राउल्ट्स का लॉ लिखना है। चलो वॉलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ लिखना है, तो आपने खुद से बोल दिया बेटा कि दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है, तो उसका मतलब दोनों में से वेपर निकलता होगा। अब दोनों में से वेपर निकलता है तो उसका मतलब तो वो हो गया कि हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना वो तो दोनों पे डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वॉलेटाइल लिक्विड दोनों है, सॉल्यूट भी वॉलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल लिक्विड है। तो आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो तो दोनों के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ टू बोथ वॉलेटाइल लिक्विड इज डिपेंड्स ऑन द बोथ लिक्विड वेपर प्रेशर। जैसे कि यहाँ मैंने लिक्विड 1 लिया, यहाँ मैंने लिक्विड 2 लिया, तो 1 वाले का वेपर प्रेशर P1, 2 वाले का वेपर प्रेशर P2, तो 1 वाले का 1 से प्रोपोर्शनल होगा, 2 वाले का 2 से प्रोपोर्शनल होगा। चलो इसको हम रिलीज कर दे P01 का I1, इसको हम रिलीज कर दे P2, P02 का I2 हो गया। बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, तो ये दोनों का टोटल हो जाएगा। चलो यहाँ मुझे लिखना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा P01 का I1, P02 का I2। चलो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला एग्जाम्पल करने के लिए। बट अगर मुझे दोनों में से किसी एक का ही मोल फ्रैक्शन दिया हो, तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन दिया है और मुझे उससे एग्जाम्पल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 की जगह पे 1 माइनस I2 मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो जो लास्ट वाला होगा उसमें आना चाहिए 2। तो अगर ये 2 आता है तो यहाँ मैं इनिशियल में लिखूँगा P01, तो यहाँ मेरा 1 2 1 2 होगा। और अगर मैंने इसकी जगह पे 2 का वैल्यू रखा तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो उसका मतलब जब इसका आप इनिशियल लिखोगे तो यहाँ 1 है, तो 2 1 2 1 से आएगा, 2 1 2 1। ये तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, कोई भी कर सकता है। तो बोथ लिक्विड एंड वॉलेटाइल फॉर्म द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इस डिपेंड्स ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड। लिक्विड 1 के लिए 1 1 लिया, 2 के लिए 2 2 लिया। अकॉर्डिंग टू लाउट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। चलो इसको रिलीज किया P01, इसको रिलीज किया P02। अकॉर्डिंग टू डाल्टन टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, बोथ को कंबाइन करना पड़ेगा। P1 प्लस P2 दोनों वैल्यू पुट कर दिए। एक बार मैंने x1 का वैल्यू रखा, दूसरी बार मैंने I2 का वैल्यू रखा, दोनों फार्मूला मिल गए। अब ये दो फार्मूला से मुझे पता क्या चलता है, कंक्लूजन। ग्राफ हम बाद में ड्रॉ करते हैं। चलो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल सा ग्राफ है। यहाँ मैंने P01 लिया तो Chi01 हो जाएगा, Chi2 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने P02 लिया तो Chi2 1 हो जाएगा, Chi1 0 हो जाएगा। ये जो हमारा वैल्यू होगा वो P1 का आएगा, ये होगा वो P2 का आएगा, ये जो वैल्यू है वो हो गया P टोटल। तो ये आपका इजीली ग्राफ हो गया। P01 का I1, P02 का I2, दोनों का टोटल किया, P टोटल मिल गया। अब मुझे ये इक्वेशन से पता क्या चलता है, 3 कंक्लूजन निकलते हैं। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस। जब मैं ये दो फार्मूला को देखता हूँ ना, तो मुझे वो पता चलता है कि वो किसी एक सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सेकंड नंबर में उसका रिलेशन क्या है, तो आपको दिखता है बेटा लीनियर रिलेशन है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। थर्ड नंबर में इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड में चेंज करूँगा ना, तो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा टोटल वेपर प्रेशर से। ये चेंज हो जाएगा तो साथ में ये भी चेंज हो जाएगा। बट अगर मुझे इसमें वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, तो वेपर फेज मोल फ्रैक्शन फॉर लिक्विड 1 के लिए ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ Y1 इंटू P टोटल। तो अगर मुझे ये लिक्विड 2 के लिए ढूंढना है तो P2 इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। 1 के लिए 1 लिखा, 2 के लिए 2 लिखा। तो ये दूसरे वाला हमारा क्लियर हो गया कि दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है, दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों का पार्शियल प्रेशर ले लो, मोल फ्रैक्शन ले लो।
अब इसी में हम आगे जाते हैं। तो आगे वाला थियरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइडियल सॉल्यूशन। ये मुझे एमसीक्यू में और थियरी दोनों में यूज होता है। अगर ये एमसीक्यू में नहीं आया ना तो थियरी में आएगा, और थियरी में नहीं आया तो इसमें से एक एमसीक्यू आएगा आएगा आएगा। तो आइडियल नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो फॉलो नहीं करता है। चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, चेंज इन एंट्रोपी कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो वॉल्यूम के साथ में एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एंट्रोपी इट मीन्स रैंडमनेस ऑफ सब्सटेंस। रैंडमनेस इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाता है। तो आइडियल का मतलब क्या हुआ? फॉलोज राउल्स लॉ, चेंज इन एंथैल्पी 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन एंट्रोपी नॉट इक्वल टू 0, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस आर सेम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अट्रैक्शन सेम होगा। क्या सेम होगा? जैसे कि मुझे मेरी कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको आपकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, मुझे उतनी ही आपकी चीज़ अच्छी लगेगी और आपको उतनी ही मेरी चीज़ अच्छी लगेगी, तो वो होता है आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है मालूम है? किसी भी कंडीशन में वो अपने आप में चेंज नहीं करता है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी अगर सेम होता है तो ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन हो गया। इसके एग्जाम्पल मुझे यूज हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में, कि यहाँ मैं जो वर्ड लिखता हूँ ना वो सेम होने चाहिए। नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरो इथेन, नेबर में लिख दिया ब्रोमो इथेन, तो यहाँ इथेन इथेन सेम हो गया। यहाँ मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रोमोबेंजीन, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेंजीन, यहाँ पे लिखता हूँ टॉल्यूइन। अगर इफेक्ट सेम होता है तो आइडियल सॉल्यूशन, इफेक्ट सेम नहीं होता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल इजीली आ जाएगा, राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता है। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग तो दोनों साइड सेम ही आ जाता है, क्योंकि एंट्रोपी में तो चेंज होता ही है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एक्वायर्ड सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। मुझे मेरा अच्छा लगेगा, आपको आपका अच्छा लगेगा, आपका मेरा अच्छा नहीं लगेगा और मुझे आपका अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मैं नॉन आइडियल हो गया। जब इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं ना तो यहाँ पे बिना मूड के एग्जाम्पल आते हैं, लाइक HCl एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एनिलीन एंड फिनॉल तो देखो इसमें सेम नहीं आता है। सेम नहीं आता है उसका मतलब हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और सेम आता है मतलब आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बाद में ये भी आपको आता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन। चलो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है और नेगेटिव डेविएशन कैसे होता है, तो ये भी आपको आ जाना चाहिए। चलो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है पता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। बट इसी से मेरा थियरी खत्म हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, बॉन्ड फॉर्म होता है तो नेगेटिव डेविएशन। अभी आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, शायद आपको याद हो ना बेटा, तो आपने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था। पॉजिटिव का मतलब ऐसा हो जाता है और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? वो जो हमारा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था उसमें ये डिक्रीज हो जाता है।
जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक आपको एग्जाम्पल में 100% दिया होगा इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब आप इसको किसी के साथ में ऐड करोगे, उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ एसीटोन, उसके साथ में मैं लेता हूँ क्लोरोफॉर्म। जब हम एसीटोन लिखते हैं ना, तो वो हम ऐसे लिखते हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म लिखेंगे तो CHCl3 होता है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। जब ब्रेक होता है तब पॉजिटिव डेविएशन, जब फॉर्म होता है तब नेगेटिव डेविएशन, बराबर। तो ये हो गया राउल्ट लॉ का पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। क्या है बेटा इसमें, देखो सिर्फ मुझे एक वर्ड याद रखना है। पॉजिटिव में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, नेगेटिव में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। जहाँ ब्रेक होता है वो पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ फॉर्म होता है वो नेगेटिव डेविएशन। अब इसी में हम आगे जाते हैं, तो यहाँ मैं बेस्ट थियरी लिखता हूँ। ये भी मुझे थियरी प्लस MCQ दोनों में यूज हो सकता है कि मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में मुझे थियरी लिखनी है। तो सबसे पहले तो मुझे है ना बेटा एलिवेशन का मतलब पता होना चाहिए। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, तो अभी मैंने आगे आपको एक थियरी पढ़ाया कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जो इंक्रीज होता है ना, उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं एलिवेशन। डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो डिक्रीज के लिए लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सीधी सी बात हो गई। यहाँ मैंने एलिवेशन का मतलब लिखा है इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या लिखा है, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो मेरा एलिवेशन हो गया। यहाँ मैंने लिखा है मोलाल, तो मोलाल का डेफिनेशन मैंने आगे सिखाया है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसका जो इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो हमारा हो जाएगा मोलाल एलिवेशन। तो मोलाल एलिवेशन का मतलब क्या निकला, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन मोलाल एलिवेशन। तो ये जो इंक्रीज हुआ ना, वो मुझे यहाँ पे इंक्रीज करके दिखाना है, थियरी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सपोज मैंने इसको ले लिया T0B। चलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सपोज मेरा हो गया TB। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। आपने जो बोला वही यहाँ ड्रॉ कर देना है। यहाँ वेपर प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा, आपने ही बोला है कि इंक्रीज होता है, तो ये आपका सॉल्यूट है जिसका T0B था, ये सॉल्यूशन हो गया जिसका TB हो गया। ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये हमारा डेल्टा TB हो जाएगा। अब मैंने आगे सिखाया था कि ये जो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है ना, वो किसकी वजह से डिक्रीज होता है, सॉल्यूट की वजह से डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये जो सॉल्यूट मैंने ऐड किया था जिसकी वजह से ये डिक्रीज हो गया,
तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आपको पता है बेटा, इसको रिलीज कर दोगे तो के बी इंटू स्मॉल एम आ जाएगा। स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 1000, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मेरा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे क्या करना है, 1 की जगह पे सॉल्वेंट का वैल्यू पुट करना है, 2 की जगह पे सॉल्यूट का वैल्यू पुट करना है, तो अपने आप एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा। बराबर है। तो फिर से एक बार क्या लिखा हमने इसमें, एकदम इजीली लिखा है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। Boiling point of solution increasing in boiling point of solution is directly proportional to the mole fraction। ऐसा ना नहीं आता है। आप क्या करते हो मालूम है, रट्टा मारते हो। रट्टा नहीं मारना है, मुझे एक ही बार अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों में हुआ क्या। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, सॉल्यूट की वजह से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। चलो इनिशियल ले लिया T0B, फाइनल ले लिया TB, माइनस कर दिया इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसकी जगह पे मैंने KB लिख दिया। ये मेरा क्या है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। फिर मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मैंने जो फॉर्मूला लिखा ना, वो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखा है। ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, अगर मुझे केबी का फॉर्मूला चाहिए तो डेल्टा टीबी M2 W1 W2 1000। अगर मुझे इसका यूनिट लिखना है तो ये आएगा डिग्री सेल्सियस, ये आएगा चलो इसको हम किलोग्राम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मोल इनवर्स। अदरवाइज इसकी जगह पे लिखेंगे केल्विन किलोग्राम, ये हमारा हो जाएगा SI यूनिट, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इसकी जगह पे मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, सिमिलर क्वेश्चन के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो वहां मैंने क्या लिखा था मालूम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ मुझे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए, चलो किसके लिए फॉर्मूला प्रूव करना है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला प्रूव करना है। तो वही डेफिनेशन में वापस लिखूंगा, 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg of solvent to prepare solution. The freezing point of solution decrease is known as molar depression। आपने बोला है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपने बोला है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट, ये मैंने ले लिया T0B की जगह पे एप लिख देता हूँ। फ्रीज बोले हो ना, वहाँ पे बॉयल बोले हो तो B लिखा, तो यहाँ पे आप फ्रीज बोले हो तो एप ही लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। अब आपने बोला है इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे मैं उसका एक सीधा सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। बोला ही है इंक्रीज होता है, तो ये हमारा किसका हो गया, सॉल्यूट। ये किसका हो गया, सॉल्वेंट। ये आपका है, चलो ये हो गया सॉल्वेंट
जिसको मैंने लिख दिया T0F, डिक्रीज हो गया सॉल्यूशन, ये TF हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तो T0F माइनस TF होगा। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एलिवेशन वाले में बढ़ता है, तो TB माइनस T0 भी यहाँ कम होता है, तो T0F माइनस TF। अब इसी को मैं आगे ले जाता हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। चलो अब इसको हम आगे ले जाते हैं। डेल्टा TF KF इंटू एम, फिर M का वैल्यू लिख दो। क्या लिखना है M का वैल्यू? W2 इंटू 1000 M2 W1। अगर मुझे इसका यूनिट लिखना है तो वही यूनिट आएगा, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन, है ना। अरे वो नहीं आता है, अभी हमने आगे लिखा है, देखो रट्टा नहीं मारना है, यहाँ से ढूंढना है। डिग्री सेल्सियस ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया मोल इनवर्स। W/M का मतलब होता है मोल, तो M/W का मतलब मोल इनवर्स ही होगा ना। तो ये इजी हो गया, यूनिट दोनों का सेम रहता है। इसमें मुझे लिखना है एलिवेशन, मतलब इंक्रीज होता है, वहाँ पे हमने लिखा है कम होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्लियर बेटा? चलो इसके बाद में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो ये भी एकदम इजी थियरी, ऑस्मोसिस। चलो कोई मुझे बताएगा ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल। यहाँ मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया। क्या ले लिया बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ मैंने लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ मैंने मोर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया। अदरवाइज मैंने सॉल्वेंट के साथ में सॉल्यूशन को ले लिया। अब इसी से मैं पूरा डेफिनेशन खत्म कर दूंगा, ध्यान से देखना कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन अदरवाइज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कम नियर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लो ऑलवेज लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन अदरवाइज सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ये जो फिनोमेनन है ना, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। या तो लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, या तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाएगा। ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल के एग्जाम्पल मुझे MCQ में यूज हो सकते हैं। सेलो पेन पेपर है, बटर पेपर है, पिक्स ब्लेडर है। अगर मुझे किसी ने बेस्ट सेमी परमिएबल पूछा ना, तो ये हमारा हो जाएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। ये बेस्ट सेमी परमिएबल का एग्जाम्पल है। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल पास फ्रॉम इट बट सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट पास। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल निकल जाते हैं, बट जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। तो ये भी हमारा इजी हो गया। अब ये ऑस्मोसिस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ऑस्मोसिस का? तो सबको पता है, अगर आपके पास ग्रेप्स है, ड्राई है, अगर आप वाटर में रखते हो तो अपने आप फूल जाता है, सबको पता है। फ्लावर होता है, मुरझाया हुआ है, उसको आप वाटर में रखते हो, वो भी खिल जाता है। रेड ब्लड सेल है, अगर आप सॉल्ट में रखते हो ना तो कोलैप्स हो जाता है। और अगर उसको वाटर में रखोगे तो वाटर एंटर करता है, तो उसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, थोड़े टाइम के बाद में उसकी फट जाती है। बराबर? क्लियर? तो ये उसके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। अब इसमें मुझे
पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ये भी मुझे थियरी में यूज हो सकता है। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक ही मिनट में आपका थियरी क्लियर हो जाएगा। देखो, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। यहां मैंने क्या बोला, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जाता है। अगर मुझे ये स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए मिनिमम प्रेशर जो आप अप्लाई करोगे ना, वो प्रेशर हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, इट इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मिनिमम प्रेशर, जब आप इसको प्रेशर दोगे ना, तो इसमें जितने सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नियर बाय आ जाएंगे, तो वो फ्लो को स्लो कर देता है। जो ऑस्मोसिस था ना, उसको वो धीरा कर देता है, स्लो कर देता है। तो उसके लिए मैंने जो प्रेशर दिया ना, वो हमारा कौन सा प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, इट इज नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल तो पाई ही है, सबको पता है। वॉन टॉप एंड पेपर ने स्टेटमेंट क्या दिया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना, वो गैस जैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि प्रेशर कब आता है, प्रेशर तो हम गैस में यूज करते हैं। तो अब सॉल्यूशन में तो मैंने गैस लिया ही नहीं था, गैस नहीं लिया था, तो कहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ। तो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बिहेवियर गैस जैसा हो जाएगा, उसकी वजह से वो फ्लो स्टॉप हो जाएगा, उसको मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। तो सबसे पहले बॉयल वॉन टॉप ने रूल्स दिया। क्या दिया बॉयल वॉन टॉप ने, एकदम सिंपल रूल्स है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल कैसा था, स्पाइसी था। किसने खाया, गैलियोसेक ने, तो उसकी फट गई, बराबर है। फिर आएगा एवोगैड्रो, तो यहां आएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बॉयल वन टॉप रूल्स लिखा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कॉन्सेंट्रेशन की आगे एक वर्ड बोला है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। गैलियोसेक में एट कांस्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं। बेटा, हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, तो हम टेम्परेचर नहीं लिख सकते, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर, यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, नंबर ऑफ मोलेक्यूल भी सेम होगा। जब हम इसको कंबाइन करते हैं ना, तो इसकी जगह पे हम ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो ऐसा हो जाता है। जब इसको आप रिलीज कर देते हो तो CRT लिख देते हो। CRT का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलर मतलब ये मोल बाय लीटर हो गया। तो जब हमें ऑस्मोटिक वाले एग्जाम्पल कैलकुलेट करने हैं, तो वही का वही प्रोसीजर हुआ, सॉल्यूट की जगह पे 2 लिख दो, अपने आप एग्जाम्पल ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। अब इसी से मुझे 3 वर्ड आने चाहिए, जो तीनों वर्ड मुझे MCQ में यूज़ हो सकते हैं।
बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों वर्ड इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले वाला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अदरवाइज मैं लिखता हूँ आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। चलो, आइसो ऑस्मोटिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा या तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो ये हमारा आइसोटोनिक या तो आइसो तो 0.91% W/V एक्वायर्स सॉल्यूशन विथ ब्लड। मतलब हमारे बॉडी ब्लड होता है ना, उसमें 100 ml में NaCl का प्रोपोर्शन 0.91 ग्राम होना चाहिए। अगर ये इससे बढ़ जाता है तो बढ़ जाएगा, तो आप बोल रहे हो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, डॉक्टर आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई नमक कम खाओ। अगर ये कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आप बोलते हो बेटा बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। बीपी का मतलब कुछ नहीं होता है, इतना प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये आइसोटोनिक आइसोऑस्मोटिक है। अगर इससे बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक, और अगर इससे कम हो जाता है तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो हाइपरटोनिक हो जाता है, और अगर ये दोनों कम हो जाते हैं तो ये हमारा हाइपोटोनिक हो गया। तो मुझे तीन ही वर्ड याद रखने हैं। सेम होता है आइसोटोनिक आइसोऑस्मोटिक, इंक्रीज हो गया हाइपरटोनिक, डिक्रीज हो गया हाइपोटोनिक। मुझे कॉन्सेंट्रेशन देखना है। उसके बाद का वर्ड आता है वांट। क्या लिखा, नॉन पोलर सॉल्यूट, ये डिसॉल्व हो जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे डिक्रीज हो, क्योंकि Na वाटर में डिसॉल्व करते हो तो Na+Cl- सेपरेट हो जाता है, अदर करते हो तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाता है। जब यहाँ पे आप करोगे, जैसे कि बेंजीन बेंजोइक एसिड ले लिया, बेंजीन टॉल्यून ले लिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं, डाइमर फॉर्म में होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। का मतलब डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। mass of solute calculate by using of colligative properties मिलेगा ना, वो अब नॉर्मल मिलेगा। क्यों? कि मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट में नहीं लिया है। तो जब मुझे इसका सही मूल्य चाहिए ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट में लेते हैं, तो वही हमारा होता है वांट ऑफ फैक्टर। अब आप सोचोगे नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब वांट ऑफ फैक्टर, जिसका सिंबल है आई। हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज होगा कि नॉर्मल मास, नॉर्मल मोलार मास डिवाइड बाय अब नॉर्मल मोलार मास, अदरवाइज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। जितने भी मेरे फॉर्मूला है उसमें अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर को ऐड कर दूंगा ना, तो अपने आप मेरा आंसर सही आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेशन में ऐड करने पड़ते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे अगर मेरा वैल्यू 1 से ज़्यादा आया तो मुझे समझ जाना है कि यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। अगर लेस देन 1 आता है तो मुझे समझ जाना है एसोसिएशन होता है। अगर वो 1 आता है ना तो समझ जाना है ये आइडियल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? सबसे पहले हमने पढ़ा था राउल्ट वाला, और राउल्ट वाले में आई लगा दो, P01 P1 बाई P01 आई। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट। दूसरे वाला हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले में क्या हुआ था? डेल्टा टीबी आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने क्या लिखा था? आई इंटू डब्ल्यू टू आर टी बाई एम टू वी। तो आई के वैल्यू को ऐड करने से अगर किसी एग्जाम्पल में डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तो उसका वैल्यू हमें पता चल जाता है। आई अगर मुझे ढूंढना है तो ये फॉर्मूला में आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट अप्लाई करोगे अपने आप आ जाएगा आंसर। फिर उसी में हम आगे जाते हैं कि अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढना है, चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ढूंढना है अल्फा आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई का मतलब होता है वन टॉप फैक्टर। अगर मुझे डिग्री ऑफ एसोसिएशन ढूंढना है तो यहाँ मेरा हो जाएगा एक्स 1 माइनस आई एन बाई एन माइनस 1। ये फॉर्मूला से जो आपकी बुक में इंटेक्स में एग्जाम्पल दिए है, 3 एग्जाम्पल वो 4 एग्जाम्पल पीछे दिए हैं। राउल्ट से एग्जाम्पल एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले कर दोगे, उसमें से एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, बराबर है, फिक्स है। तो ये भी हमारा सिंपल टॉपिक था। फिर लास्ट वाला टॉपिक तो रिवर्स ऑस्मोसिस था। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? तो आपने अभी बोला कि ऑस्मोसिस में सॉल्यूट ज़्यादा होता है और कम होता है, तो कम वाले से ज़्यादा वाले की ओर जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर दोगे ना तो ये स्टॉप होगा, बट अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर देते हो तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे कि सी वाटर में से अगर मुझे ड्रिंकिंग वाटर फॉर्म करना है तो सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर फॉर्म करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें करना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर देना है। तो यहाँ से जितना सॉल्वेंट होगा ना वो अदर साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, बराबर है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर फर्स्ट। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट में लिखो बेटा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मज़ा आ रहा है? टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आपके? और जितने भी बच्चे आपके टच में हैं मैक्सिमम उन लोगों को फॉरवर्ड करो। 1 घंटे में 1.5 घंटे में एक चैप्टर आपका अगर रिवाइज हो जाता है, डाउट क्लियर हो जाते हैं, कौन सी चीज़ें आपको कौन सी जगह पे यूज़ होती है वो पता चल जाता है, तो अच्छी बात है ना। चलो ओके, बाद में हम